आदर्श लोकतंत्र को दर्शाता है। Begin today's session with the oath and affirmation of the newly elected members. Secretary General, please. Shri Neeraj Upadhyay, who starts elected from Varanasi constituency to take oath or affirmation. Sir, do you want to take oath or affirmation? In which language do you want to take oath? मैं नीरज उपाध्याय, जिसे युवा संसद की लोकसभा का नूतन मंतखब किया गया है, खुदा के नाम से मैं उठाता हूँ कि मैं भारत के आईन पर जो कानून के बमूजब तय आया है, ख्याल रखूंगा, उसका वफादार रहूंगा। मैं भारत के इक़्तिदार आला और सालिमियत को बरकरार रखूंगा और जिस ओहदे को मैं संभालने वाला हूँ, इसके फराइज व वफादारी से अंजाम दूंगा। जय हिंद। Shri Dhirajuddin, who stands elected from Adilabad constituency to take oath or affirmation. Sir, do you want to take oath or affirmation? Oath, please. In which language do you want to take oath? अहम धीराजुद्दीन युवा संसदस्य सदस्यत्वेन निर्वाचितः निश्चयेन परमेश्वरस्य नाम्ना यदहं विधिनसाधनं भारतस्य संविधानं प्रति सत्यं श्रद्धां निष्ठां च धरिष्ये यदहं भारतस्य सम्पूर्ण प्रभुत्वं सम्पन्नताम् अखण्डतां च रक्षिष्यामि तथा यत् पदं ग्रहीतुम् अहं कृतोऽस्मि तस्य कर्तव्यानि श्रद्धापूर्वकं निर्वक्ष्यामि। जय भारतम्। वाराणसी के सांसद ने अपनी शपथ उर्दू में ली और आदिलाबाद के सांसद ने अपनी शपथ संस्कृत में ली। यही राष्ट्रीय एकता का प्रतीक है और यही उज्जवल भारत को दर्शाता है। Honorable members, as we meet today, it is my sad duty to inform the House of the demise of our former colleague Shri Jayaprakash Nayak. He was an agriculturist by profession and an active social worker. He devoted his time and energy for the welfare of agricultural laborers and backward classes. An able parliamentarian and an active social worker. He passed away at New Delhi on 6 September 2022 at the age of 48. Honorable Speaker Madam, I rise to pay my tribute to Sri Jayaprakash Nayak, whose death has deeply moved all of us. He was a great social worker and a person who used to perform his duty with great devotion and sincerity. चूँकि वो थे ही आपदा पीड़ित परिवार से, वे गरीबों के दुख दर्द को यूं ही समझ पाते थे। शायद इसीलिए उन्होंने अपना कीमती समय ज्यादातर गरीबों की तरक्की में लगा दिया। आदरणीय स्पीकर महोदय, मैं पूरी सदन की ओर से श्री जयप्रकाश साहब के लिए श्रद्धांजलि अर्पित करना चाहती हूँ। माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं आप एवं सदन के सभी नेताओं द्वारा अर्पित की गई श्रद्धांजलि में अपनी चिंता जाहिर करता हूँ। श्री जयप्रकाश नायक न सिर्फ पार्टी के एक निष्ठावान नेता थे, अपितु एक जिम्मेदार सांसद व समाज सुधारक भी थे। उनके द्वारा किए गए सभी काम उल्लेखनीय हैं। वे जमीन से जुड़े हुए व्यक्ति थे। उनका जनता के साथ काफी गहरा लगाव था। वे जनता की सेवा के लिए सदा तत्पर रहे। उनके निधन से आज देश ने एक प्रतिष्ठित नेता को खो दिया है। यह अवश्य ही एक अपूर्णनीय क्षति है। माननीय महोदया, मैं शोक संतप्त परिवार को अपनी संवेदनाएं प्रेषित करने में स्वयं को और अपने दल को संयोजित करना चाहता हूँ। The House will stand in silence for a while. You all may settle. Secretary General, to convey the message of condolence to the bereaved family. Yes, madam. Prime Minister, to introduce new minister. Honorable Speaker,
I have immense pleasure to introduce to you and through you to the House our new ministers. Mr. Jasbir Singh Vimpa, our new Railway Minister. Sushri Lalita Singh, our new State Defence Minister. Thank you. And now the question hour begins. Question 101, Ms. Tanishka Joshi. आदरणीय महोदया, आपके माध्यम से मेरा सवाल माननीय विदेश मंत्री जी से है। तो महोदय, क्या आप सदन को मेरे सवालों के जवाब देने का कष्ट करेंगे? पहला प्रश्न, श्रीलंका संकट का भारत के निर्यात क्षेत्र पर क्या प्रभाव होगा? दूसरा प्रश्न, सदन ये जानना चाहता है कि भारत श्रीलंका का पड़ोसी देश होने के नाते किस प्रकार से प्रवासियों की समस्याओं का समाधान करेगा? और तीसरा प्रश्न यह है कि एक पड़ोसी देश होने के नाते हम किस प्रकार से श्रीलंका की सहायता कर सकते हैं? Honorable Minister of External Affairs. प्रश्न तो बड़े प्यारे पूछे आपने महोदया, तो आइए सुनिए अपने सारे सवालों के जवाब। महोदया, श्रीलंका भारत के लिए कूटनीतिक दृष्टि से बहुत ही महत्वपूर्ण भागीदार है। अतः हमारे कुछ बिजनेस इस समय पूरी तरह प्रभावित है। श्रीलंका को भारत निर्यात जहां 2014 से 2015 में $6.7 बिलियन था, वहीं जनवरी 2022 में यह $4.49 बिलियन है। श्रीलंका की हिस्सेदारी निर्यात में जहां 2014 से 2015 में 2.16% थी, वहीं आज 1.3% रह गई है। महोदया, मैं आपका ध्यान इस ओर भी आकर्षित करना चाहता हूं कि श्रीलंका चाय का सबसे बड़ा निर्यातक है और इस समय बहुत सारे देशों ने भारत से चाय की मांग की है। महोदया, बड़ी बड़ी बातें करने वाले अक्सर ये भूल जाते हैं कि जो वो बोल रहे हैं अगर उतनी ही शिद्दत से उन्हें पूरा करने लगे तो आज बात कुछ और होती। महोदया, कृपया बैठ जाइए। महोदय, शायद आप उन देशों के नाम बताना भूल गए। हम भी तो जाने कौन से हैं ये देश। बैठ जाइए महोदया, कितने प्रश्न उठाएंगे? जितने सवाल उठाए हैं आपको सबके जवाब दे के जाएंगे। Members, please maintain silence. महोदया, ईरान, इराक, तुर्की और रूस जैसे देशों ने भारत से चाय की मांग की है और यही नहीं, इससे हमारी चाय निर्यात में पिछले वर्ष की तुलना इस वर्ष 41% की वृद्धि दर्ज की गई। अध्यक्ष महोदया, भुगतान संतुलन की गंभीर समस्या के कारण श्रीलंका की अर्थव्यवस्था संकट में है। उसका विदेशी मुद्रा भंडार तेजी से घटता जा रहा है। ऐसी स्थिति में श्रीलंका भारत का पड़ोसी देश होने के नाते प्रवासियों का यहाँ आना संभव है। एक अनुमान के अनुसार लगभग 1,50,000 नागरिक श्रीलंका छोड़ चुके हैं। अध्यक्ष महोदया, मैं आपको अवगत कराना चाहता हूं कि इससे पहले गृह युद्ध में भी श्रीलंका के लाखों लोग तमिल भाषी थे। उन्होंने भारत में आकर बना ली थी और वर्तमान समय में भी स्थिति कुछ ऐसी ही है। तमिलनाडु 1,23,000, केरला 7,000, कर्नाटका 35,000, पौंडीचेरी 500। महोदय, मुद्दे से ना भटकाएं, मेरे सवाल का सीधा सीधा जवाब दें। ये बताएं कि हमने किस प्रकार एक पड़ोसी देश होने का फर्ज निभाया है। Member, please be seated. वो जो शोर मचाते हैं भीड़ में, भीड़ ही बनकर रह जाते हैं, वही पाते हैं जिंदगी में कामयाबी, जो खामोशी में अपना काम कर जाते हैं। Members, please maintain silence. अध्यक्ष महोदया, मैं आपको बताना चाहता हूं कि एक पड़ोसी देश होने के नाते हमने श्रीलंका को ऋण प्रदान किया है। यह ऋण लंबी अवधि का ऋण है जो भारत के सामान लेने में खर्च होगा। अध्यक्ष महोदया, वसुधैव कुटुंबकम की नीति का अनुसरण करने वाले हम भारतीय हैं। बिजली की कटौती से राहत और पर्यटन को बढ़ावा देने के लिए हमने श्रीलंका को कच्चा तेल व अन्य राहत सामग्री प्रदान की है।
हमने जो ऋण दिया है उसके एवज में श्रीलंका को भारत से कच्चा तेल व अन्य जरूरी सामान आयात करना होगा। हमने 77,000 करोड़ का ऋण दिया है। अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष भी श्रीलंका को इस आर्थिक संकट से उभरने के लिए आर्थिक सहायता प्रदान करेगा। भारत का श्रीलंका के नागरिकों की सहायता करना फायदेमंद होगा, जिससे चीन की विस्तारवादी नीति पर अंकुश लगाया जा सके एवं भारत की छवि एक अच्छे पड़ोसी के रूप में उभर कर आए। आंखों में खुशी, लबों पर हंसी, आंखों में खुशी, लबों पर हंसी, गम का कहीं नाम न हो, ऐसा दिन आए श्रीलंका के इतिहास में लाए खुशियां जिसकी कभी शाम ना हो। धन्यवाद महोदया। Question 102, Ms. Tanuja Gera. माननीय नागरिक उड्डयन मंत्री महोदया, क्या यह बताने का कष्ट करेंगी तो विगत माहों में भारतीय विमानों की तकनीकी खराबी के कारण इमरजेंसी लैंडिंग कराई गई। क्या मंत्री महोदया यह बताने का कष्ट करेंगी कि इस कार्य में सरकार द्वारा क्या आवश्यक कदम उठाए? पड़ोसी मुल्क पाकिस्तान में भी 2 विमानों की इमरजेंसी लैंडिंग कराई गई। क्या भारतीय विमान तथा विमान यात्री इस प्रकार की आवश्यक लैंडिंग के दौरान सुरक्षित रह पाएंगे? Honorable Minister of Civil Aviation. धन्यवाद महोदया। महोदया, आपके प्रश्न के प्रथम भाग के संदर्भ में मैं आपको सूचित करना चाहती हूँ कि उपरोक्त घटनाक्रम को भारत सरकार बड़ी गंभीरता से ले रहा है। प्राथमिक जांच में पाया गया, ध्यान से सुनिएगा महोदया, प्राथमिक जांच में पाया गया इंडिकेटर में खराबी, खराब मौसम, पक्षी के टकराने से इंजन में आग, विंडशील्ड में दरार व अन्य टेक्निकल फॉल्ट के कारण उपरोक्त इमरजेंसी लैंडिंग कराई गई। DGCA द्वारा सभी अनुसूचित एयरलाइंस का विशेष ऑडिट कराया जा रहा है ताकि यह सुनिश्चित किया जा सके कि वे निर्धारित आपकी सरकार तो ऑडिट और जांचों में ही अपना कार्यकाल पूरा कर जाएगी मंत्री जी। महोदया, कृपया उन्हें अपनी बात पूरी करने दीजिए। चिंता मत करिए महोदय, हम एक्शन भी लेंगे और परिणाम भी देंगे। अब आते हैं आपके दूसरे प्रश्न पर। मैं सदन में बैठे अपने साथियों व समस्त देशवासियों को आश्वस्त कराती हूँ कि सरकार प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में विमान एवं विमान यात्रियों की सुरक्षा के लिए कटिबद्ध है। संयुक्त राष्ट्र काउंसिल इंटरनेशनल सिविल एविएशन ऑर्गेनाइजेशन के नियमानुसार कोई भी देश अत्यावश्यकीय लैंडिंग करवा सकता है, चाहे वह विमान उस देश का हो या ना हो, इमरजेंसी लैंडिंग कराई जा सकती है। उपरोक्त नियमानुसार ही भारतीय विमान एवं विमान यात्रियों की सुरक्षा हेतु दिल्ली दुबई फ्लाइट एंड शारजाह हैदराबाद इंडिगो फ्लाइट की टेक्निकल फॉल्ट के कारण कराची पाकिस्तान में इमरजेंसी लैंडिंग कराई गई। धन्यवाद। Question 103, Ms. Bhumika Bish. आदरणीय स्पीकर महोदया, ये तो हम सब जानते हैं, पूरा देश जानता है कि कोविड महामारी से लाखों लोग बेरोजगार हो गए, हजारों लोग भूख से मर रहे हैं। अतः मैं आपके माध्यम से माननीय गृह मंत्री जी से यह जानना चाहती हूँ कि कब भूखमरी से निपटने के लिए इनकी क्या योजना है? देश में फैली बेरोजगारी से निपटने के लिए इनकी क्या रणनीति है? Honorable Minister of Home Affairs. आदरणीय स्पीकर महोदय, सदन के सभी सांसद महोदयों के साथ साथ पूरे देश की जनता को इस बात से अवगत कराया गया कि उस वक्त एक बहुत बड़े संकट एवं चुनौती के दौर से गुजर रहे हैं। महामारी ने हमारे ही देश को नहीं बल्कि पूरे विश्व को प्रभावित किया। अमेरिका जैसे विकसित देश में लाखों लोगों की मौत हुई, की अर्थव्यवस्था धराशायी हो गई। विश्व स्तर पर तुलना करने पर हमारा देश बाकी देशों से हर चुनौती का सक्षम रूप से सामना करने में अग्रसर रहा। महोदया, गृह मंत्री जी मुद्दे को भटकाने की कोशिश कर रहे हैं। आप कृपया हमें गोल गोल ना घुमाएं, आप सीधे हमारे प्रश्न का जवाब दीजिए। महोदया, कृपया बैठ जाइए। गोल गोल घुमाने का कार्य आपकी सरकार करती
यह सरकार तो सीधा कार्य करती है, सीधे एक्शन लेती है। क्या शांति बनाए? मैं आपके पहले प्रश्न का उत्तर देना चाहूंगी जो कि भुखमरी से संबंधित है। भुखमरी से बचने के लिए हमारी सरकार ने कई कदम उठाए, जैसे बसों, ट्रेनों और कुछ जगहों पर फंसे लोगों को फूड पैकेट्स बांटे गए। गाँव में मुफ्त में दाल, अनाज एवं तेल दिया जा रहा है। सार्वजनिक वितरण प्रणाली को मजबूत किया जा रहा है तथा अंत्योदय योजना चलाई जा रही है। इस सरकार की मंशा है जो भुखमरी को खत्म कर देगी। इसी कारण हमारी सरकार ने फूड सिक्योरिटी बिल भी पास करवाया। पर अभी भी लाखों लोग भूख से मर रहे हैं। क्या इसका जवाब है आपके पास? प्लीज बी सीटेड। आप बैठ जाइए महोदया। वातानुकूलित जिंदगी से बाहर निकलकर यथार्थ के धरातल पर आकर देखिए। आपके दूसरे प्रश्न का उत्तर यह है कि बेरोजगारी को खत्म करने और रोजगार को बढ़ाने के लिए भारत अब आत्मनिर्भर भारत की ओर बढ़ रहा है, जिसमें MSME, डिजिटल इंडिया, मेक इन इंडिया प्रोग्राम के तहत काम किया जा रहा है। और महोदया, साथ ही साथ बैंकिंग सेवा, सेना एवं शिक्षा पर भी काम चल रहा है। इस सरकार की मंशा है जो देश की बेरोजगारी को खत्म कर देश को एक उज्जवल भविष्य की ओर बढ़ाएगा। अंततः मैं इस सदन पटल पर कुछ डेटा प्रस्तुत करना चाहती हूँ जो हमारी उपलब्धियां हैं। During COVID-19, death rate only 1.20%. Patient discharged successfully 98.47%. Total vaccination including both doses 2 crore 50 lakhs 57,770. Members, please maintain silence. Grain distribution during lockdown 80.74 crores. Largest food distribution network in the world. Established fair price shops 50 lakhs 37,000. Job creation including private sector 70 lakhs. Planning to create 10 lakhs job in next 2 years. बहुत बहुत धन्यवाद महोदय। Ms. Bhumika for her supplementary question. महोदय, अब मैं आपके माध्यम से माननीय शिक्षा मंत्री जी से यह जानना चाहती हूँ कि कोविड महामारी के तहत जिन बच्चों की शिक्षा प्रभावित हुई है उन बच्चों को उचित शिक्षा देने का क्या प्रबंध है? Honorable Education Minister, आदरणीय स्पीकर महोदय, मैं आपके माध्यम से इस सदन में बताना चाहूंगी कि कोरोना काल में भी हमारी सरकार ने बच्चों की शिक्षा रुकने नहीं दी और अनेक प्रकार के तकनीकी माध्यमों से सतत शिक्षा का कार्य करवाया। Our government has ensured that every student gets continued access to education, for which PM E-Vidya has been launched under Atmanirbhar Bharat. The initiative includes Diksha, a digital learning platform, Swayam Prabha TV channel, CBSE podcast known as Shiksha Vani. इतना ही नहीं महोदया, बच्चों, शिक्षकों एवं अभिभावकों के मानसिक स्वास्थ्य एवं भावनात्मक कल्याण हेतु खेलो इंडिया, फिट इंडिया, मनोदर्पण जैसी योजनाएं चलाई गई हैं और PM श्री योजना के अंतर्गत देश में 14,500 विद्यालय खोलने की योजना है, जिसमें हर ब्लॉक में 2 विद्यालय खोले जाएंगे। मैं इस सदन के माध्यम से करोड़ों शिक्षकों का धन्यवाद देना चाहूंगी कि कोरोना काल में भी उन्होंने अध्यापन का कार्य रुकने नहीं दिया और पिछले 3 वर्षों में कोई भी छात्र शिक्षा से अवरोधित नहीं हुआ। यह हमारे देश की बहुत बड़ी उपलब्धि है कि हम हर क्षेत्र में आगे बढ़े हैं और किसी भी प्रकार की चुनौती का सामना करने के लिए हमारा देश तैयार है। Question 1034, Mr. Jitendra. ऑनरेबल स्पीकर मैडम, क्या रक्षा मंत्री ये बताने का कष्ट करेंगे तो अग्निवीर योजना जिसका आपकी सरकार ने खूब जोर शोर से प्रचार प्रसार किया है, क्या यह योजना इस्राइल जैसे देशों की 2 साल की कंपल्सरी मिलिट्री सर्विस से प्रेरित है? मैं माननीय मंत्री महोदय से जानना चाहता हूँ कि इस योजना में भारत युवाओं के लिए ऐसा क्या विशेष है? मैंने अपने बिहार के साथ साथ पूरे देश को जलते देखा है मंत्री महोदय। आपकी सरकार की माने तो यह सिर्फ 4 साल के लिए है ना, तो मैं मंत्री महोदय आपसे जानना चाहता हूँ कि 4 साल बाद आपकी क्या कार्य योजना होगी करोड़ों युवाओं के लिए? Honorable Minister for Defense. धन्यवाद स्पीकर महोदय।
पुलवामा हमले के बाद हमारी भारतीय सेना पर प्रश्न उठाने वाले आज हमारी भारतीय सेना की चिंता कर रहे हैं और उनके भविष्य के बारे में चिंतित दिख रहे हैं। महोदय, आपकी चिंताएं हमें सुकून देती हैं। माननीय मंत्री महोदय, कृपया उत्तर दें, उत्तर। शत्रु देशों की तरफ प्रश्न को सुनकर इधर-उधर की बातें न करें। महोदय, जवाब सुनिए, आपके एक एक प्रश्न का उत्तर दूंगा। थोड़ा धैर्य रखिए महोदय। आपने पूछा इस योजना में क्या विशेष है, वो सुनिए महोदय। वर्तमान में भारतीय सेना की औसत आयु 35 से 36 वर्ष है, जो कि इस स्कीम के इम्प्लीमेंट होने के बाद 26 से 27 हो जाएगी और हमारी भारतीय सेना जवान युवाओं से भरी होगी, जिससे हमारी भारतीय सेना को आधुनिकीकरण में बहुत मदद मिलेगी। आपने इजराइल की बात की, मैं उस पर भी कुछ बोलना चाहूंगा। Several developed countries have similar schemes for their citizens, where they provide them an opportunity to serve their nation for a limited time and also to develop their abilities and qualities like discipline, motivation and dynamism. महोदय, हम एक सार्वभौमिक देश है। हम अपनी कार्य योजना अपने समाज, अपने राष्ट्र और अपने देश को ध्यान में रखकर ही बनाते हैं। और सुनिए महोदय, चाहे चीफ ऑफ डिफेंस का कॉन्सेप्ट हो या चाहे डिपार्टमेंट ऑफ मिलिट्री अफेयर्स बनाने का निर्णय, हमारी सरकार के निर्णय राष्ट्रहित में थे, राष्ट्रहित में है और राष्ट्रहित में रहेंगे। हमारी देश की युवा भारतीय सेना को बहुत सम्मान से देखती है और देश की रक्षा के लिए 4 साल तो क्या 4 दिन के लिए वर्दी पहनने को तैयार है। And from this Agnipath scheme, we are trying to utilize the Indian youth capacity at the fullest, so that Indian armed forces can be modernized and equipped with new set of skills. माननीय मंत्री महोदय, कृपया युवाओं के बारे में तो कुछ बोलिए। बैठिए बैठिए महोदय, आपके ही प्रश्नों का उत्तर दे रहा हूँ। आप आतुर बहुत जल्दी हो जाते हैं। पहले 4 सालों में अग्निवीरों को क्या सुविधाएं मिलेंगी, वो सुनिए महोदय। 30 से 40 हजार की सैलरी और 11.71 लाख का सेवानिधि पैकेज, जो इनकम टैक्स के दायरे से बिल्कुल बाहर होगा और आगे की शिक्षा के लिए 12th इक्विवेलेंट सर्टिफिकेट, जो क्रैश कोर्स NIOS के माध्यम से कराया जाएगा। मैं सभी विपक्षी दलों से यह आग्रह करूंगा कि जरा दिल बड़ा करें और हमारी सेना, हम सबकी भारतीय सेना का सम्मान करें। यही हम सभी का राष्ट्र धर्म है। महोदय, मैं यह भी कहना चाहता हूं कि दलगत रणनीति से ऊपर उठिए और इस योजना के साथ आइए। हम सब साथ हैं, तभी देश का विकास है। सबका साथ और सबका विकास, ये हमारा मूल धर्म है। धन्यवाद महोदय। माननीय स्पीकर मैडम, भारत दुनिया में कार्बन के सबसे बड़े उत्सर्जक देशों में से एक है। जलवायु परिवर्तन का प्रभाव हमारे देश में देखा जा सकता है। आज विश्व ओजोन दिवस के अवसर पर प्रदेश पर्यावरण एवं जलवायु परिवर्तन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि ग्लोबल वार्मिंग, कार्बन उत्सर्जन एवं ओजोन परत के क्षरण को रोकने की क्या योजना है। ऑनरेबल मिनिस्टर ऑफ एनवायरनमेंट एंड क्लाइमेट चेंज। ऑनरेबल स्पीकर मैडम, जलवायु परिवर्तन की समस्या केवल भारत की ही नहीं बल्कि पूरे विश्व के लिए एक महत्वपूर्ण मुद्दा है। हमारी सरकार आपकी पिछली सरकार जैसी नहीं, यह जीरो टॉलरेंस वाली सरकार है। समस्या चाहे समाज की हो या पर्यावरण की, हमारी नीयत भी साफ है और नीति भी। ऑनरेबल स्पीकर मैडम, मैं आपके माध्यम से सदन में ग्लोबल वार्मिंग, कार्बन और जलवायु परिवर्तन संबंधी हमारी कुछ नीतियां साफ कर देना चाहती हूँ। पहली नीति हमारी स्वच्छ भारत अभियान है, जो पिछले 60 साल की गंदगी को साफ कर स्वच्छ, स्वस्थ एवं निर्मल भारत का निर्माण करेगी। इसका प्रभाव आप गांव, टाउन और शहर में प्रत्यक्ष रूप से देख सकते हैं। ऑनरेबल स्पीकर मैडम, हमारी
मिशन, राष्ट्रीय जल मिशन व हरित भारत मिशन, ये सभी योजनाएं ग्लोबल वार्मिंग को रोकने में मदद करेंगी। हमारे देश के माननीय ओजस्वी प्रधानमंत्री जी ने हाल ही में COP26 ग्लासगो में अपनी नीति साफ कर दी थी। हम पर्यावरण की ओजोन परत को बचाने के लिए वचनबद्ध हैं। हमारी सरकार पर्यावरण संरक्षण एवं जैव विविधता को सुनिश्चित करने के लिए प्रतिबद्ध है और इसी प्रयास में आज, जी हाँ आज भी नाम इंडिया से 8 चीते विभिन्न अभ्यारण्यों में रखने के लिए मंगाए जा रहे हैं। मैं दोहराती हूँ, आज भी नाम इंडिया से 8 चीते विभिन्न अभ्यारण्यों में रखने हेतु मंगाए जा रहे हैं। धन्यवाद महोदय। Question 106, Mr. Tejas Atri. I am feeling very proud to say that India is holding the 4th position in our strength, wealth and maintenance of our efforts. But through you, I want to ask the Minister of State Defence whether the government has prepared a layout for extending the jurisdiction of PSF in border states of the country. B. Whether the government has identified new jurisdictions stretch of 50 kilometers in consultation with other agencies. Do you have any answer regarding these questions? Honorable State Minister of Defence, Honorable Speaker Madam, I am thankful to you for providing the time to answer the opposition question. The Government of India, by notification dated 11th October 2021, has recognized the territorial jurisdiction of BSF, whereby the authorized BSF personnel can exercise the powers conferred upon them by the central government under the pass of some specific section of Criminal Procedure Code Act 1973, the Passport Act 1920, and the Passport Act 1967. Honorable Speaker Madam, the rationalized territorial jurisdiction running along the borders of India are firstly 50 kilometers. I repeat, respected members, 50 kilometers. Members beyond the borders in state of Punjab, Gujarat, Rajasthan, West Bengal, and Assam. Secondly, whole areas in state and union territories of Manipur, Mizoram, Meghalaya, Nagaland, Tripura, Jammu Kashmir, and Ladakh. Mr. Tejas, for a supplementary question. दुश्मन को गोली के निशाने पे लिए बैठा हूँ, मेरी जिंदगी को मैं मौत के मुहाने पे लिए बैठा हूँ, दफन कर दूंगा हर कोशिश पर दुश्मन है हिंद की, मेरे देश की दुआओं का मैं तूफान लिए बैठा हूँ। कृपया प्रश्न पर आए। जी आदरणीय अध्यक्ष महोदया, मैं आपके माध्यम से राज्य रक्षा मंत्री जी से पूछना चाहूंगा कि उन्होंने देश के शहीद हुए जवानों की विधवाओं के लिए क्या ठोस कदम उठाए हैं। Honorable State Minister of Defence, माननीय अध्यक्ष महोदया, मैं आपके माध्यम से इस सदन से पूरे देश को सूचित करना चाहती हूँ कि हमारी सरकार ने देश के शहीदों की विधवाओं के लिए MS चेन्नई, MS जयपुर, MS सिकंदराबाद, MS औरंगाबाद, MS धर्मशाला जैसे अनेक अस्पताल खोले हैं, जिन्हें हम मिलिट्री हॉस्पिटल के नाम से जानते हैं। वे सभी विधवाएं अपना इलाज बिना किसी रोक टोक के करवा सकती हैं। महोदय, जितनी आतुरता हमसे प्रश्न पूछने में लगा रहे हैं, उतना ही विनम्र होके उन शहीदों की विधवाओं से पूछिए कि हमारी सरकार ने उन्हें सस्ती कीमतों पे आवास उपलब्ध करवाया है। Question 107, Ms. Mansi Arya. Honorable Speaker Madam, the Honorable Minister of Finance pleased to state, is Indian economy in its worst phase as we are not able to recover and after the aftermath of Notbandi and Corona crisis? If yes, A, is government not responsible for the crisis? B, what measures government has taken or planning to take to come out from this discouraging GDP growth?
that their GDP has been not as per our expectations. लेकिन केवल राजनीतिक कारणों से आप सब कुछ जानकर भी बड़ी मासूमियत से सवाल कर रही हैं। देश को एक विद्वान अर्थशास्त्री प्रधानमंत्री देने वाली पार्टी के सदस्य asking such a ridiculous question. Oh Lord, only our party is responsible for everything. देश की लोकतांत्रिक व्यवस्था का तो आपने पहले ही बेड़ा गर्क कर दिया है। अब हमारे सवाल भी आपको चुभने लगे। हम देश की लोकतांत्रिक व्यवस्था का हिस्सा है मंत्री महोदया। As a responsible government under the leadership of Honorable Prime Minister, we are committed to make a welfare society in the nation, and economy is an integral aspect of overall development of the nation. Now listen, we are answerable to this house and the people of this great nation. Not only economy of India, but also economy of developed nation are in its worst phase. You can say Notbandi or Corona, but it is your point of view. You would be happy to know that India has become the world's 5th largest economy, after it over to the United Kingdom. बीते क्वार्टर में भारत ने 13.5% की दर से अपने जीडीपी में बढ़ोतरी दर्ज की है, जहां अमेरिका जैसी सुपर पावर का वृद्धि दर -0.6% था। क्या यह अपने आप को उत्साहित नहीं करते? वित्तीय वर्ष 2020-21 जो कोरोना का समय था, भारत ने अपने 2001-2004 के पुराने रिकॉर्ड को तोड़ते हुए सरप्लस में करके दिखाया है। आपकी सरकार तो करेंट अकाउंट डेफिसिट से जूझती रही महोदया। मैडम स्पीकर, माननीय सांसद महोदया ने पूछा आपकी सरकार ने क्या ही किया है। सुनिए महोदया, पहला, आत्मनिर्भर भारत अभियान के अंतर्गत हमने फाइनेंशियल लिक्विडिटी बढ़ाने, छोटे उद्यमियों को प्रोत्साहित करने, बैंकों की वित्तीय दशा को सुदृढ़ करने के लिए 20 लाख करोड़ का राहत पैकेज घोषित किया है, शांति बनाए ताकि हमारे देश का आम नागरिक 2 वक्त की रोटी आत्मविश्वास से खा सके। दूसरा, बैंकों की वित्तीय दशा एवं एमपी की समस्या से निपटने के लिए हम बैंकों का रिकैपिटलाइजेशन कर रहे हैं। तीसरा, स्पेशल इकोनॉमिक जोन IFSC की स्थापना, FDI को आकर्षित करने के लिए हम नियमों को शिथिल कर रहे हैं। चौथा, किसानों के मुद्दे पर तो अपने अपनी खूब राजनीतिक रोटियां सेकिए महोदया। बजट 2022 में हमने अपने SC/ST किसानों को एग्रो फॉरेस्ट्री के क्षेत्र में मदद का वादा किया है। किसान आपके विरोध में क्यों हैं और आंदोलन क्यों किए जा रहे हैं मंत्री महोदया? आप चुपचाप बैठ जाइए और सदन की गरिमा बनाएं। किसान किसके साथ में है वो तो आपको उत्तराखंड, उत्तर प्रदेश, गोवा एवं मणिपुर के विधानसभा चुनाव में बता ही दिया था महोदया। परंतु मैं बड़ी गंभीरता के साथ आज अपनी सरकार के प्रयासों का लेखा जोखा प्रस्तुत कर रही हूँ। कृषि और किसानों की बात करें तो 2021-22 में गेहूं की खरीद और खरीद 2021-22 में धान की खरीद में 163 लाख किसानों से 1208 लाख मीट्रिक टन गेहूं व धान की खरीद का अनुमान लगाया गया है और 2.37 लाख करोड़ हमारी सरकार MSP सीधे किसान भाइयों के खाते में डालेगी। आप पूछते हैं क्या किया? स्किल इंडिया, स्टार्टअप इंडिया से आज करोड़ों युवा अपनी क्षमता के अनुसार कोरोना की आपदा के बाद भी अवसर तलाश रहे हैं। और जीडीपी के संदर्भ में मैं कुछ पंक्तियों के साथ अपनी बात समाप्त करना चाहूंगी। ठोकरें खाता हूँ पर शान से चलता हूँ, मैं खुले आसमान के नीचे सीना तान के चलता हूँ। मुश्किलें तो साथ है जिंदगी का, उठूंगा, गिरूंगा, फिर उठूंगा और आखिर में जीतूंगा मैं ही, ये ठान के चलता हूँ। धन्यवाद महोदय। Question is over. Honorable Speaker, Madam, will the Honorable Minister of Railway be pleased to state the arrangement made by the government regarding basic amenities in the railway for the people of the country. और मंत्री महोदय यह भी बताएं कि आपकी सरकार ने रेलवे में महिलाओं की सुरक्षा के लिए क्या आवश्यक कदम उठाए हैं? भारत में रेल
highly concerned regarding this matter. In this regard, 200 stations are brought under Adarsh Station scheme and are provided with basic facilities like toilets, drinking water, catering services, waiting rooms, and all of that. What have your government done in this regard? Have you any answer? हमारी पिछली सरकार ने यात्रियों की सुविधा के लिए जो कार्य किए हैं उन्हीं को घुमा फिरा कर आप हमें बता रहे हैं। कुछ तथ्य दीजिए महोदय, कुछ तथ्य दीजिए। इस सरकार को तो अपनी ही पीठ थमाने की आदत है। हमारी ट्रेनों की रफ्तार देश की विकास की रफ्तार को दिखाती है। कभी नई दिल्ली से बनारस आने वाली वंदे भारत ट्रेन का लुत्फ लीजिएगा। आपकी सरकार और हमारी सरकार ट्रेन और ट्रेन यात्रियों के लिए कितनी गंभीर है आपको पता चल जाएगा। This is C who has provided facilities in railways. 650 stations are getting new toilets. 17,000 old toilets are being replaced by bio toilets, increasing the number by 28,814. Also under Swachh Rail, Swachh Bharat program, professional training agencies has been hired to keep trains and stations clean. Now, security is the major issue in the railway. What steps has the government taken up to improve the security and especially the security of women in train? I want to ask, what action for security? रेलवे की सुरक्षा के लिए आपकी सरकार ने क्या कदम उठाए हैं? बिहार के जिस क्षेत्र से चुनकर आया हूँ, आज मेरा महिलाएं रेलवे में असुरक्षित महसूस करती है। मैं माननीय मंत्री महोदय से और जानना चाहता हूँ कि आपने उनकी सुरक्षा के लिए क्या ठोस कदम उठाए? Yes, I was expecting the same question. The government has provided security helpline number 138 and 182 in this regard. Also, 12,000 railway stations are monitored regularly. Trains are having pink zones. Compartments are reserved only for women, just to improve security services for women in India. और इसके अलावा 25 सितंबर को हमारे प्रधानमंत्री समरकंद से लौट कर आएंगे। इस देश के लिए कोई ना कोई खुशखबरी लेके आएंगे, ये मेरा वादा है। Mr. Bhavesh, do you want to say anything? Honorable Speaker, Madam, a serious piece of privilege has been committed by a leading lieutenant. The channel has attributed the base financial education on the government in Manrega program in the states of Odisha and Bihar. And therefore, I request you to allow me to raise a question on this matter now. Have you given any notice about it? You may not spring a surprise on me like this. Yes, Madam, I have already given a notice of it at 10 a.m. today. It will be examined afterwards. Thank you. Now, papers to be laid. Honorable Minister of Renewable Energy. Honorable Speaker, Madam, with your permission, I'd like to lay on the table a copy of the papers related to the reports by the following. Identification of the industrial sector promising the commercialization of solar energy, the market assessment of the solar water heating in the Himalayan region, and the Delhi International Renewable Energy Conference. Thank you, madam. Secretary to report, message passed by the upper chamber of Youth Parliament. In accordance with the provision of the rules of procedure and conduct of business in the upper house of the Youth Parliament, I am directed to enclose a copy of the Illegal Migrants Determination of Tribunals Bill 1988 and its meeting held on 5th September 2022. Secretary to lay on table a copy of bill passed by the upper chamber of Youth Parliament. Madam, I lay on the table of the House the Illegal Migrants Determination of Tribunals Bill 2022 as passed by the upper chamber. Honorable members, I have to make an announcement. On my own behalf of the honored member of the House, I have a great pleasure in extending a warm welcome to Their Excellency Mr. Shakti Bahadur Bansett and Ms. Ringu Thapa. Honored member of the Nepali parliamentary delegation who are on a visit to India as an honored guest. The delegation arrived on 15th September 2022. They are now seated on the special box. We wish them a happy and fruitful stay on our country. Now let us take a parliamentary motion, Ms. Pragya. माननीय स्पीकर महोदय, मैं प्रधानमंत्री महोदय से अपने प्रश्नों के उत्तर जानना चाहती हूँ जो तीर्थ यात्रा के दौरान हुई दुर्घटना एवं तत्संबंधी कार्य से संबंधित है।
आदरणीय स्पीकर महोदय, पर्यटन पृथ्वी सर्वे गुण केशव तत्पर है, अर्थात जो गुणों की खोज में तत्पर रहते हैं वे पूरी दुनिया घूमते हैं। यह बात बताना अनिवार्य नहीं कि हमारा देश विविधताओं का देश है और यहाँ आस्था व विश्वास लोगों के दिलो दिमाग में बसा है। वो तो कहते ही हैं कि कोस कोस पे बदले पानी, कोस कोस पे बदले पानी और 4 कोस पे वाणी। हमारा भारत देश है ही कुछ ऐसा। हमारे देश में वाणी तो बदलती ही है, उसके साथ साथ धर्म, आस्था और विश्वास भी बदल जाते हैं। परंतु महोदय, समय के साथ परिवर्तन तो आता ही है। वर्तमान समय में तीर्थ यात्रा लोग केवल आस्थावश नहीं जाते, बल्कि वे मनोरंजन एवं पर्यटन के लिए भी तीर्थ यात्रा पर जाते हैं, जिससे हमने पाया है कि पिछले कुछ वर्षों की तुलना में तीर्थ स्थलों पर तीर्थ यात्रियों की संख्या में बहुत बढ़ोतरी हुई है। आश्चर्य की बात तो यह है महोदय कि यह प्रश्न हमसे वो लोग पूछ रहे हैं जिनकी आंखें उस समय तो नहीं खुली जब अमरनाथ यात्रा के दौरान पहली बार 1969 में घटना हुई थी। जहां तक कि महोदय आप लोगों ने बात की संख्या की तो उत्तराखंड के 4 धाम यात्रा, जिसमें बद्रीनाथ, केदारनाथ, गंगोत्री एवं यमुनोत्री की यात्रा शामिल है, वहां तीर्थ यात्रियों की संख्या कुछ इस प्रकार है। ध्यान से सुनिएगा महोदय। वर्ष 2019 में कुल 32,38,000। हम हिंदी पखवाड़ा मना रहे हैं और अब अंग्रेजी में उत्तर दे रही हैं। बैठ जाइए महोदय, आपकी खुशी के लिए हम इसे हिंदी में ही कह देते हैं। वर्ष 2019 में कुल 32,38,047 यात्रियों ने दर्शन किया था। वहीं वर्ष 2020 में यह संख्या 3,21,749 थी, जो कि अवश्य ही कोरोना के कारण कुछ कम हुई थी। और सुनते जाइए महोदय, वर्ष 2021 में यह संख्या 4,13,232 थी। यहाँ पर भी कोरोना महामारी के कारण ही कमी देखी गई। तो कदापि यह ना समझे कि इस विषय में हमारी सरकार की ओर से कोई भी कमी बरती गई हो। और महोदय, वर्ष 2022 में 2 जुलाई 2022 तक के आंकड़ों के अनुसार अब तक 25,08,782 लोग दर्शन कर चुके हैं। वहीं बारिश के महीनों के बाद तक अक्टूबर माह तक चलने वाली इस यात्रा में यह संख्या 40 लाख तक पहुंचने की संभावना है। महोदय, सत्ता में है तो क्या, इंसान तो हम भी हैं। तीर्थ यात्रा के दौरान हुए हादसे प्राकृतिक आपदा के अंतर्गत आते हैं, तो इसमें हमारा बस कहाँ। जहाँ तक कि महोदय इन्होंने बात की इन दुर्घटनाओं की, तो हम बता दें कि हम बड़ी बड़ी बात कहकर मुकर जाने वाले नहीं, बल्कि अपनी गलतियां स्वीकार भी करते हैं और उन्हें सुधारना भी जानते हैं। क्योंकि परिंदा वही सफल उड़ता है जो कोशिश करे। ये तो माना कि तगाफुल ना करोगे, ये तो माना कि तगाफुल ना करोगे, लेकिन खाक हो जाएंगे हम तुमको खबर होने तक। माननीय अध्यक्ष महोदया, राजनीतिक आपदा के नाम पर प्रधानमंत्री जी अपने दायित्व से बच नहीं सकती। और दायित्व क्या होता है, यह हमारे भारत जोड़ो आंदोलन में आकर देखिए। थोड़ा धैर्य रखिए महोदय, अभी हमारी बात पूरी ही कहाँ हुई। हम मानते हैं कि जनधन की सुरक्षा एवं व्यवस्था की जिम्मेदारी हमारी सरकार की थी, लेकिन ऐसा तो नहीं कि केवल हमारे ही सरकार के कार्यकाल में ही दुर्घटनाएं दर्ज की गई हो। इसका क्या? मंत्री महोदय, आप तीर्थ यात्रा के दौरान हुए हादसों में हुई जनहानि का ब्यौरा भी तो प्रदान करें। मिस मोनिका, जैसा कि हमारे माननीय सांसद महोदय द्वारा तीर्थ यात्रा के दौरान हुए हादसों में जनहानि का ब्यौरा मांगा गया, मैं आपके एवं इस सदन के माध्यम से माननीय सांसद महोदय को ये बताना चाहूंगी कि हमारा देश विविधताओं का देश है। यहाँ मंदिर, मस्जिद एवं गुरुद्वारा सभी एक समान है। प्रति वर्ष लाखों श्रद्धालु अपनी अपनी आस्था लेकर तीर्थ यात्रा करते हैं।
introduction. To Amarnath Yatra, the country's largest pilgrimage, I want to tell you about the complications and casualties that the devotees may face during the pilgrimage on Amarnath Yatra. The biggest accident happened during the Amarnath Yatra in the year 1969. In July this year, there was an incident of crowdburst on the Amarnath Yatra route. About 100 devotees lost their lives in this incident. This incident is considered to be the first major incident in the history of Amarnath Yatra. In July 16, a bus of pilgrims going to Amarnath ran into a deep gorge near Gangan district, injuring more than 19 pilgrims. Miss Sweta. 12 जुलाई वर्ष 2018 की तीर्थ यात्रा के दौरान तीर्थयात्रियों का वाहन जम्मू श्रीनगर राष्ट्रमार्ग पर खड़े एक ट्रक से जा टकरा, जिससे 13 तीर्थयात्री गंभीर रूप से घायल हो गए। वर्ष 2019 में 1 से 26 जुलाई के बीच भी अमरनाथ यात्रा के दौरान करीब 30 श्रद्धालुओं की मौत हो गई। वर्ष 2022 में प्राप्त आंकड़ों के अनुसार इस वर्ष 2,10,000 से अधिक श्रद्धालुओं ने अमरनाथ की यात्रा की। इस वर्ष भी 8 जुलाई को पवित्र गुफा के नजदीक बादल पड़ने की घटना हुई, जिसमें 15 श्रद्धालुओं की मौत हो गई। इसके साथ साथ प्रधानमंत्री महोदय, आप तीर्थ यात्रा के दौरान होने वाले हादसों से निपटने के लिए सरकार की कार्य योजनाओं के बारे में जानकारी प्रदान करने का प्रयास करें। धन्यवाद। ऑनरेबल प्राइम मिनिस्टर महोदय, यह बात हमने अपनी गलतियां गिनाने के लिए नहीं कही, जो कि अवश्य ही आप कर ही रहे होंगे, बल्कि इस कारण कही कि आप जान सके कि इन दुर्घटनाओं के पीछे सबसे बड़ा हाथ प्राकृतिक आपदा का रहा है और कहीं न कहीं जन जागरूकता की कमी, जिस पर हम काम कर रहे हैं। महोदय, हम बातें करने पे विश्वास नहीं रखते, बल्कि काम करने पे रखते। हमने आपदा के समय जन धन की हानि को कम से कम करने हेतु एवं जल्द से जल्द कार्रवाई हेतु एनडीआरएफ एवं एसडीआरएफ के साथ साथ सेना के दलों को तुरंत घटनास्थल पर भेजा और महोदय हमेशा भेजे जाएंगे। And so to inform you, health staff and air ambulance have been deployed across the route by the Uttarakhand government in response to the unusual deaths. महोदय, जैसे चींटी शक्कर को ढूंढ ही लेती है, उसी प्रकार कमियां ढूंढने वाले कमियां ढूंढ ही लेते हैं, चाहे आप अच्छे हो या ना, क्योंकि अगर वो कमियां ना ढूंढते तो हम यहाँ ना बैठे होते और वो वहाँ ना बैठे होते। क्या सदन की गरिमा बनाए? अब सदन द्वारा निजी सदस्य विधेयक पर चर्चा की जाएगी। सुश्री शांति गोयल कृपया अपना प्रस्ताव पेश करें। माननीय महोदय, मैं निम्नलिखित प्रस्ताव पेश कर दूं। यह सदन प्रस्तावित करता है कि सरकार द्वारा संस्कृत भाषा को कक्षा प्रथम से अनिवार्य भाषा के रूप में सभी शिक्षण संस्थानों में लागू किया जाए तथा भारत में संस्कृत भाषा को पुनर्जीवित करने हेतु जिन शिक्षण संस्थाओं में संस्कृत भाषा को बोलचाल की भाषा के रूप में अपनाया जाए, उन्हें विशेष आर्थिक सुविधाएं उपलब्ध कराई जाए। अमृतम संस्कृतम मित्र संस्कृत सरलम वचन एकता मूलकम राष्ट्रे ज्ञान विज्ञान पोषण, अर्थात हे यह देववाणी संस्कृत भाषा अमृत के समान सरल और सरस है, राष्ट्र को एकता के सूत्र में बांधती है और समस्त ज्ञान और विज्ञान का पोषण करती है। अध्यक्ष महोदय, संस्कृत भाषा सीधे सीधे हमारी प्राचीन संस्कृति से जुड़ी हुई है, जिसमें हम वसुधैव कुटुंबकम, सर्वे भवन्तु सुखिनः और सत्यमेव जयते जैसे सिद्धांत दुनिया को देते हैं। महोदय, हमारी सभी संवैधानिक संस्थाओं के ध्येय वाक्य भी संस्कृत में। आज भी हमें अगर किसी बात का प्रमाण खोजना होता है तो हम वेदों तथा सांस्कृतिक ग्रंथों में उनसे संबंधित श्लोक खोजते हैं। संपूर्ण विश्व जिस योग, आयुर्वेद और गीता के कर्मयोग को अपना रहा है, वह संपूर्ण ज्ञान संस्कृत भाषा में लिपिबद्ध किया गया है। परंतु खेद का विषय है महोदय, आज के समाज में हम संपूर्ण विश्व मानव मूल्यों की रक्षा एवं प्राचीन भारतीय मूल्यों को वैश्विक बनाए जाने के लिए भारत की ओर आशा भरी दृष्टि से देख रहा है,
हम अपनी मूल भाषा की अनदेखी कर पाश्चात्य भाषाओं के मुंह पास फंस रहे हैं। धन्यवाद। श्रीमान वैभव। इस संदर्भ में मैं सरकार के समक्ष लिखित सुझाव दूंगा। सर्वप्रथम भारत के सभी शिक्षण संस्थानों में संस्कृत भाषा को कक्षा प्रथम से अनिवार्य भाषा के रूप में शामिल किया जाए तथा 8वीं कक्षा तक संस्कृत भाषा का अध्ययन अनिवार्य किया जाए। दूसरा बिंदु महोदय, केंद्रीय संस्कृत विश्वविद्यालय के तत्वावधान में कक्षा प्रथम से अष्टम तक वैज्ञानिक पद्धति पर आधारित प्रभावी पाठ्यक्रम तैयार करवाया जाए, जिसके अंतर्गत विद्यार्थियों में संस्कृत को बोलचाल की भाषा के रूप में विकसित करने पर ध्यान केंद्रित किया गया हो। तीसरा बिंदु महोदय, जिन जिन शिक्षण संस्थानों में संस्कृत भाषा को बोलचाल की भाषा के रूप में विकसित करने पर विशेष प्रयास किए जाए, उन संस्थानों को विशेष आर्थिक सहायता उपलब्ध कराई जाए, जिससे उन संस्थानों को और अधिक उत्साह से प्रयास करने का बल मिलेगा तथा अन्य संस्थाएं भी इस कार्य में भागीदारी हेतु प्रयासरत होंगी। अंकिता जोशी। वर्तमान में संस्कृत व्यावहारिक रूप से प्रयोग में नहीं लाई जा रही है। सन 2011 की जनगणना के अनुसार मात्र 24,821 लोगों ने ही संस्कृत को अपनी मातृभाषा के रूप में स्वीकार किया है। सन 2011 में भारत की कुल 121 करोड़ की आबादी का मात्र 0.0019% भाग ही संस्कृत बोलता है। इस स्थिति में संस्कृत को अनिवार्य भाषा के रूप में लागू करना विद्या के साथ जबरदस्ती हो। संस्कृत में शोध और मौलिकता की कमी है। यहाँ छात्रों को शास्त्री और आचार्य की डिग्रियों के अलावा PhD और डीलिट भी दिया जाता है। इन डिग्रियों के बाद वे पुजारी बन सकते हैं और स्कूलों में भी पढ़ा सकते हैं। लेकिन महोदया, आज के माहौल में जब युवा आसमान की तमाम ऊंचाइयां छूना चाहता है, क्या ये डिग्रियां इसमें मदद करती हैं? आजकल बड़ी संख्या में बच्चे अंग्रेजी, चीनी, फ्रेंच जैसी विदेशी भाषाएं सीख रहे हैं। इन्हें रोजगार पाने का साधन माना जाता है। इस दौर में संस्कृत कहाँ है? संस्कृत को राजनीति से भी नुकसान पहुंचा है और इसे ब्राह्मणों की भाषा के ठप्पे का भी सामना करना पड़ रहा है। महोदया, शास्त्रीय भाषा कोई भी हो, उसे बोलते तो इंसान ही है, लेकिन संस्कृत को देवभाषा बना दिया गया। ऐसे में भाषाओं की जननी संस्कृत दिल्ली पर बैठे लोगों से इतनी दूर हो गई है कि अब उसे लोगों के पास लाने के लिए अभियान चलाना पड़ रहा है। हालांकि यह बहुत महत्वपूर्ण भाषा है, हमारे प्राचीन इतिहास और संस्कृति का प्रतीक है, परंतु महोदया, यह भी सच है कि यह समय के साथ चलने में असमर्थ है। संस्कृत आम जनमानस की भाषा नहीं है। जिस प्रकार हिंदी का आम जन जीवन में एक महत्वपूर्ण स्थान है, संस्कृत का उपयोग केवल धार्मिक अनुष्ठानों में होता है, वह भी केवल पुजारियों द्वारा। धन्यवाद। श्रीमान चित्रांशु। माननीय सभापति महोदय, मैं इस मंच के माध्यम से सुश्री सान्वी गोयल जी का धन्यवाद ज्ञापित करना चाहूंगा कि उन्होंने आजादी के इस अमृत महोत्सव में भारत के उत्थान हेतु इस प्रस्ताव का विद्या अमृत मंच मुद्दे इस विषय वाक्यांश की चिरकाट करने का कार्य किया। महोदय, मैं आपके माध्यम से सरकार का ध्यान आकृष्ट करना चाहता हूँ कि वर्तमान में केंद्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड और अन्य राज्य की शिक्षा परिषदों के पाठ्यक्रम में कक्षा 6 से कक्षा 8 तक संस्कृत भाषा शामिल है और सदन में मौजूद कई सदस्यों ने इसका अध्ययन भी अवश्य किया होगा, परंतु आज शायद ही हम में से कोई संस्कृत भाषा में एक सूक्ष्म वार्तालाप करने में सक्षम हो। जबकि वैज्ञानिक शोध बताती है कि किसी भी भाषा में सामान्य वार्ता हेतु 1 वर्ष का अध्ययन पर्याप्त है। महोदया, संस्कृत भाषा के पाठ से बच्चों में बोलचाल आदि समस्याओं पर निदान भी किया जा सकता है, परंतु हम कक्षा 6 से कक्षा 8 तक संस्कृत भाषा को शामिल कर केवल एक औपचारिकता पूर्ण कर रहे हैं। महोदय, मुझे उम्मीद ही नहीं अपितु पूर्ण विश्वास है कि सरकार संपूर्ण देश में संस्कृत को अनिवार्य पाठ्यक्रम में शामिल कर संस्कृत भाषा के संवर्धन में कुछ प्रयास सभापति महोदया, मैं हमारे विद्वान साथी द्वारा सदन के समग्र रखे प्रस्ताव का समर्थन करती हूँ। मैं आपके माध्यम से माननीय सदस्य का धन्यवाद देना चाहूंगी कि
उन्होंने प्रस्ताव सदन के सम्मुख रखा। संस्कृति या संस्कृति सकल कला, संस्कृति सकल ज्ञानम, संस्कृति किम न विद्यते। अर्थात संस्कृत भाषा में समस्त कलाएं, समस्त विज्ञान निहित है तथा विश्व का ऐसा कौन सा ज्ञान है जो संस्कृत में नहीं है? महोदया, इस समय में जब हम भारतवर्ष में राष्ट्रभाषा को लेकर एक मत का अभाव पाते हैं, संस्कृत भाषा के एकीकरण से हम पूरे राष्ट्र की भाषा का संवर्धन कर सकेंगे, क्योंकि राष्ट्र की हर भाषा का मूल संस्कृत में ही निहित है तथा मूल के सिंचन से समस्त भाषा वृक्ष का विकास सुनिश्चित किया जा सकता है। महोदया, स्वतंत्रता प्राप्ति के पश्चात हर राष्ट्र अपनी मूल भाषा के संवर्धन के प्रति तत्परता प्रदर्शित करता है, परंतु दुर्भाग्यवश हमने अपनी मूल देववाणी को ही भुला दिया। भाषा सीधे संस्कारों से जुड़ाव रखती है। जैसी भाषा वैसा व्यक्तित्व तथा जैसा व्यक्तित्व वैसा ही कृतित्व। देववाणी संस्कृत के विकास से पूरे विश्व में दैवीय गुणों का विकास होगा और इससे हम एक सशक्त राष्ट्र के रूप में उभरेंगे। इन्हीं शब्दों के साथ मैं प्रस्ताव का समर्थन करूंगी। माननीय प्रधानमंत्री। माननीय स्पीकर महोदया, मेरी समझ में तो यह बात सभी जानते ही होंगे कि नई राष्ट्रीय शिक्षा नीति यह कहती है कि छात्र अपनी इच्छा के अनुसार किन्हीं 2 भारतीय भाषाओं का चयन कर सकते हैं। मैं इसे अंग्रेजी में भी दोहरा दूं। Under new education policy, a student can select any 2 Indian languages as per their wish. गौर करें महोदया, अपनी इच्छा के अनुसार। अब आप ही मुझे बताएं, अपनी इच्छा के अनुसार यहाँ ऐसे कितने लोग हैं जो संस्कृत बोलते हैं? यह बात मैं बार बार कहती हूँ कि हमारा देश विविधताओं का देश है और यहाँ आस्था व विश्वास लोगों के दिलो दिमाग में है और वहीं वर्ण, लिंग और संप्रदाय के स्तर पर बहुत अधिक विभिन्नता भी देखने को मिलती है, जो कि आप यहाँ पर भी देख सकते हैं। और महोदया, हमारा काम यह है कि हम इस विविधता को सकारात्मक रूप में लेते हुए विद्यालयों में शैक्षणिक सुधार एवं विद्यार्थियों को अपना स्वयं विकास करने का अवसर प्रदान करें। परंतु महोदया, अगर इस स्थिति में संस्कृत को अनिवार्य भाषा के रूप में लागू किया गया तो यह विद्यालय प्रबंधन के लिए बहुत सारी समस्याएं खड़ी कर सकता है। महोदया, हमारे विद्यालयों में विभिन्न संस्कृति और परिवेश के छात्र छात्राएं शिक्षा ग्रहण करने के लिए आते हैं और उनका अपनी मातृभाषा के प्रति स्वाभाविक लगाव होता है। हिंदी हमारी राजभाषा है और इसे पढ़ना अनिवार्य है। And English is now a global language, so we can't deny it as well. ऐसी स्थिति में अगर संस्कृत को अनिवार्य भाषा के रूप में लागू किया गया तो यह विभिन्न राज्यों से संबंध रखने वाले छात्र छात्राओं के साथ अच्छा व्यवहार नहीं होगा और यदि इसे वैकल्पिक भाषा के रूप में लागू किया गया तो हमें हिंदी को हटाना पड़ सकता है, जो कि वर्तमान समय के अनुसार अनुचित होगा। परंतु महोदया, एक बात मेरी समझ नहीं आई कि आपको ऐसा लगा कि क्यों कि हम कुछ ऐसा करना चाहेंगे। शायद हमारी विरोध और निंदा करने में आप इतने मग्न हो गए थे कि आपने देखा ही नहीं कि हम कहाँ के निवासी हैं। रहने दे, आगे सुनिए। And as you said, the science is derived from Sanskrit, then it's true, but not the reason for studying Sanskrit. Every book, novel, including the holy books, have their translation in different languages. So, for studying a particular book, a student doesn't need any kind of special knowledge of Sanskrit. Mahodaya, this is digital India, and we are growing more and more. So don't stay back in your old times. As they say now, the gold will end either in fire or in ice, either in desire or in hate. And by making Sanskrit a compulsory to study language, they will just create a situation of hatred. And the thing which blows my mind is that you created the same situation in 1947, and then again and again and again. And now even in the field of studies, at least leave something now. ब्रिटिशर्स तो चले गए, लेकिन लगता है अपनी फूट डालो राज करो नीति को आपको सौगात में दे गए। Members, please maintain silence. सुश्री सान्वी। माननीय सभापति महोदय, सर्वप्रथम मैं सम्मानित संसद सदस्यों का हृदयतल से धन्यवाद देना चाहती हूँ जिन्होंने मेरे प्रस्ताव का समर्थन किया। और माननीय प्रधानमंत्री जी की बातें सुनने के बाद मैं महोदय से आग्रह करती हूँ
कि मुझे अपना प्रस्ताव वापस लेने की अनुमति प्रदान करें। धन्यवाद महोदया। माननीय सदस्य द्वारा विधेयक वापस लिया जाता है तथा सदन की कार्यवाही कल सुबह 11 बजे तक स्थगित की